ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाना सीख ली थी, सही है। ये ओवरहेड एनालिसिस शीट कैसे बनती थी, इसके अंदर हम लोगों ने 3 स्टेप्स देख लिए थे, एंड देन फिर चौथा स्टेप आता है, वो बाद में आता है। बट हम लोगों ने पहले देख लिया था कि ओवरहेड एनालिसिस शीट कैसे बनती थी। तो ये पूरा हमारा ये लास्ट क्लास वाला लेक्चर था जो हमारे सामने मौजूद है। मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, बस ये मेन पॉइंट याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि आखिर में घूम के आपने यहीं पे ही आना है कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते थे इनको किस तरीके से पर यूनिट कैलकुलेट किया जाए, पर यूनिट एलोकेट किया जाए, हर एक यूनिट को या हर एक यूनिट के ऊपर कितना ओवरहेड्स का फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा आ रहा है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे थे। और ये हमें किसने बोला था करने को? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने करने को बोला था, राइट। तो हम लोगों ने 3 स्टेप्स देखे थे। चौथा स्टेप हम लोगों ने ज़्यादा बात नहीं करी उसके बारे में, बट हमने ये बात कर ली थी कि जो 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, ये ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते हैं इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाते हुए जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, हम उनको उनकी फेयर बेस को इस्तेमाल करते हुए एलोकेट कर देते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ कॉमन कॉस्ट होती है। कॉमन कॉस्ट की एग्जाम्पल मैंने बता दी थी ये सारी, और यहाँ पे हम लोगों ने करी थी। तो जितनी भी कॉमन कॉस्ट होती हैं, ये स्टेप 2 के अंदर आते हो आप, और स्टेप 2 के अंदर आके आप बांट देते हो। डन। फिर उसका हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आगे देखते हैं, कॉस्टिंग के अंदर आगे बहुत बातें। अब एग्जामिनर क्या बोलता है। अच्छा, ये सारी बातें समझाने से पहले, ये सारी बातें करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 करा था, स्टेप नंबर 3, अगर मेरे पास इधर जगह हो, ओके, यहाँ जगह है। जो हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 करा था, ये स्टेप नंबर 3 क्या था? ये स्टेप नंबर 3 था रीअपोर्शनमेंट। तो हम रीअपोर्शनमेंट लास्ट क्लास के अंदर देख चुके थे कि रीअपोर्शनमेंट किस तरीके से की जाती है। बट याद रखिएगा, रीअपोर्शनमेंट करने के एग्जामिनर आपको कुछ मेथड्स बताता है पेपर के दौरान। वो आपसे बोलता है, अच्छा, मुंह से नहीं बोलेगा, आपने पहचानना होगा, तो मैं आपको पहचान अभी बताऊंगा, सही है। होते कौन कौन से मेथड है? नंबर 1, जो फर्स्ट मेथड होता है, वो फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड कौन सा मेथड होता था? ये वो मेथड होता है जिसके अंदर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स अपनी सारी कॉस्ट बांट देते हैं, या फिर चार्ज कर देते हैं किसके अंदर? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के अंदर। अच्छा, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं कि भाई आपका एक सर्विस सेंटर है जिसका नाम है S1, और एक सर्विस सेंटर है जिसका नाम है S2। लेट सपोज S1 के पास कुछ ओवरहेड्स आते हैं और कुछ ओवरहेड्स S2 के पास आते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भी ओवरहेड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये सबके पास ही ओवरहेड्स आए, अगर आप देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के पास भी ओवरहेड आता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के पास भी ओवरहेड आता है, लेकिन इसी तरीके से सर्विस डिपार्टमेंट के पास भी ओवरहेड्स आते हैं। लेकिन हमें ये बात पता है कि एट द एंड हमें सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स का जो फाइनल आंसर है वो निल कर देना होता है। और निल करने के बाद हम क्या करते हैं, ये ओवरहेड्स की जितनी भी ऊपर कॉस्ट थी, इनको हमने क्या कर दिया होता है? शेयर कर दिया होता है। कहाँ पे शेयर कर दिया होता है, या कहाँ पे हम लोगों ने इस कॉस्ट को बांट दिया होता है? इस कॉस्ट को हम ले जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर। सेम तो इधर भी यही करेंगे, अगर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो दोनों निल हो जाएंगे आखिर में आके। और इनका ये जो भी ओवरहेड होगा, ये पूरा कंप्लीट ओवरहेड क्या हो चुका होगा? ये टोटल इनका जो ओवरहेड है, मैं दोनों को ऐसे शो कर देता हूँ, ये जो टोटल ओवरहेड्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये स्प्रेड हो जाते हैं किसके अंदर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। किसके अंदर स्प्रेड हो जाते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे इन डिपार्टमेंट के अंदर स्प्रेड हो गई होगी, इसी तरीके से इसकी कॉस्ट भी इन डिपार्टमेंट के अंदर स्प्रेड हो गई होगी, राइट। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा था? अपनी कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया था, यानी कि अपनी कॉस्ट को क्या कर दिया था? बांट दिया था। स्प्रेड तो नहीं कहेंगे, चार्ज कह देंगे, ये लोग चार्ज कर देते हैं। अब लेट सपोज डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के अंदर ये होता है कि आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि जो एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड आए थे S1 के, वो थे 1 लाख, और जो S2 था उसके एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स कितने आए थे? 1 लाख। दोनों के 1 लाख अज्यूम कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तो एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स कौन से हुआ करते थे? यही जो ये एलोकेट कर दिया करते थे, यही जो ये चार्ज कर दिया करते थे। कहाँ पे ले जाके चार्ज कर दिया करते थे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के अंदर ले जाके चार्ज कर दिया करते थे। तो ये दो जो है,
ये 1 लाख आया हुआ है S1 का और 1 लाख आया हुआ है S2 का। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 लाख एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड S1 का है और 1 लाख एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड S2 का है। राइट, यहाँ तक हमें बात समझ आ जाती है। अच्छा, अब होगा क्या, डायरेक्ट मेथड के अंदर ऐसा कुछ किया जाता है कि जो S1 डिपार्टमेंट होगा, ये अपनी पूरे 1 लाख रुपए की जो ये एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड की कॉस्ट है, ये बांटेगा P1 को, यानी कि इसका कुछ शेयर देगा P1 को और कुछ शेयर देगा P2। और इसी तरीके से जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, वो भी अपना कुछ शेयर बांट देगा, P1 पे चार्ज कर देगा और कुछ शेयर अपना P2 को शेयर कर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों S1 और S2 50-50% जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को दे रहे होते, तो P1 के पास कितना आता, 50,000 का ओवरहेड दे दिया जाता S1 की तरफ से और P2 को भी 50,000 का ही ओवरहेड दे दिया जाता S1 की तरफ से। राइट, और इसी तरीके से जो P2 था वो भी अगर बोलता मैं भी 50-50% ही बांटूंगा, तो यहाँ पे 50% का यानी 50,000 रुपए P1 के पास चला जाता और 50,000 रुपए P2 के पास चला जाता। इसका जो टोटल 1 लाख रुपए था, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो S1 का 1 लाख रुपए का एलोकेटेड और अपोर्शन ओवरहेड आया था, S1 ने सवाल के अंदर या एग्जामिनर ने सवाल के अंदर ये बता दिया कि भाई हम 50-50% ये क्या कर देंगे, कॉस्ट चार्ज कर देंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो S1 ने 50,000 P1 को दे दिया और 50,000 P2 को, और सेम इसने नीचे भी S2 ने भी सेम हरकत करी, उसने बोला जो ये कर रहा है वही मैं भी कर लेता हूँ चलो इस बार, तो उसने भी इसी तरीके से करा। अच्छा, हमेशा ऐसी परसेंटेज नहीं होती, 50-50 70-30 कुछ भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड को आप समझ जाइए कि सर्विस डिपार्टमेंट जितने भी होंगे, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट होंगे, वो अपनी तमाम कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे एंड दैट्स इट, दे देंगे और बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, नंबर 2 मेथड, दूसरा मेथड भी देता है एग्जामिनर आपको। सेकंड मेथड जो एग्जामिनर आपको देता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टेप डाउन मेथड। ये स्टेप डाउन मेथड क्या होता होगा, पहले आप डायरेक्ट मेथड आप पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको सही से समझ आ गया, फिर हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। स्टेप डाउन मेथड क्या होता है, स्टेप डाउन मेथड उस मेथड को कहा जाता है जिसके अंदर लेट सपोज अगेन हमारे पास दो सर्विस सेंटर्स थे, एक का नाम S1 था और एक का नाम S2 था। लेकिन स्टेप डाउन मेथड के अंदर क्या होगा कि जो सर्विस डिपार्टमेंट S1 है वो अपनी कॉस्ट शेयर करेगा P1 को, P2 को और कुछ अपनी कॉस्ट चार्ज कर देगा S2 को भी, यानी कि कुछ अपनी कॉस्ट का हिस्सा दे देगा S2 को भी। अच्छा, और जो S1 होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कॉस्ट है वो चार्ज करेगा P1 को और P2 को, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। आसान लफ्जों में इसका मतलब यह है कि एक सर्विस कॉस्ट सेंटर या एक सर्विस कॉस्ट सेंटर का जो एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड आएगा, वो बाकी तीनों टाइप के या जितने भी बाकी आपके कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स होंगे उन तमाम के अंदर कॉस्ट को शेयर करेगा। और जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट होगा उसी सवाल के अंदर, वो खाली प्रोडक्शन को ही दे रहा होगा। यानी कि अगर हमारे पास फर्ज करें, मैं आपको यहाँ पे लाके एग्जांपल देता हूँ, अब आप फर्ज करें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट मेथड, राइट। ये नंबर 2 मेथड में दोबारा से भी लिख देता हूँ, डायरेक्ट मेथड। एग्जामिनर सॉरी डायरेक्ट मेथड क्यों लिख रहा हूँ, वो तो हमने कर लिया ना। नंबर 2 स्टेप डाउन मेथड, स्टेप डाउन मेथड। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास एक सर्विस डिपार्टमेंट था S1, एक सर्विस डिपार्टमेंट था S2। दोनों के एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स कितने आए थे, 1 लाख और 1 लाख। अच्छा, अब S1 बोलता है कि भाई मैं अपनी कॉस्ट शेयर करूंगा P1 को, P2 को और S2 को। मैं अपनी टोटल 1 लाख रुपए का 80% चार्ज करूंगा किसके ऊपर, P1 पे। मैं अपनी कॉस्ट का 10% चार्ज करूंगा P2 पे और मैं अपनी कॉस्ट का 10% चार्ज करूंगा S2 के ऊपर। यानी कि मैं अपनी कॉस्ट कहां कहां ट्रांसफर कर दूंगा, इस पूरे 1 लाख रुपए को ट्रांसफर कर दूंगा P1 के अंदर 80% के हिसाब से, P2 के अंदर 10% के हिसाब से और S2 के अंदर 10% के हिसाब से। वेयर एज जो दूसरा सर्विस सेंटर है जो S2 है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई मैं अपनी जो कॉस्ट है, मैं यहाँ पे अलग से एक लाइन नीचे लिख देता हूँ। S2 कहता है कि जो मेरी अपनी कॉस्ट है उसका मैं
जो एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स हैं वो किस तरीके से बांटूंगा? वो बोलता है मैं कुछ इस तरीके से बांटूंगा कि मेरी जो ओवरहेड की कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपए, इसका 70% में दे दूंगा P1 को और 30% में दे दूंगा P2 को, और मैं कुछ भी हिस्सा नहीं दूंगा या कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा S1 के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि एक सर्विस सेंटर तो अपनी कॉस्ट दूसरे सर्विस सेंटर से शेयर कर रहा है, लेकिन दूसरा सर्विस सेंटर पहले सर्विस सेंटर से अपनी कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। ओ सॉरी यार, स्टेप डाउन मेथड। पता नहीं मैं डायरेक्ट मेथड मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अभी एक चार्ट बना के दिखाने वाला हूं, तो वो मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप डाउन मेथड कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? स्टेप डाउन मेथड। अच्छा, अब ये लिखेगा किस तरीके से, एग्जामिनर आपको अक्सर बना के दे देगा। लेट सपोज आपके पास दो डिपार्टमेंट्स थे, एक S1 था, एक S2 था, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दिया P1 P2 S1। अच्छा भाई, अब एग्जामिनर बता देगा कि भाई S1 जो है वो अपना 50% देगा P1 को और 50% देगा P2 को, और S2 को ये कुछ भी नहीं देगा। S2 को ये क्या करेगा? कोई भी अपनी कॉस्ट शेयर नहीं करेगा। और इसी तरीके से जो S2 है वो ये कहता है कि मैं 60% दूंगा P1 को अपनी कॉस्ट का शेयर, और 40% दूंगा मैं P2 को अपनी कॉस्ट का शेयर, और कहीं और कोई पैसा नहीं जा रहा होगा, और कहीं और कोई पैसा नहीं जा रहा होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये कौन सा मेथड है? क्या कोई भी एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर से अपनी कॉस्ट शेयर कर रहा है? नहीं शेयर कर रहा। कोई भी एक सर्विस सेंटर, क्या कोई भी दूसरे सर्विस सेंटर पे अपनी कॉस्ट चार्ज कर रहा है? नहीं कर रहा है। अगर तो वो ये कॉस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर इस टाइप के मेथड को क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, राइट? तो दिस इज डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब वो आपको एग्जामिनर मुंह से नहीं लिख के देगा, वो आपको ऐसा चार्ट बना के दे देगा या इस तरीके की कोई बात कर देगा, तो आप खुद समझ जाओगे कि यार सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर को कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा, कोई भी परसेंटेज नहीं दे रहा, तो ये कौन सा मेथड है? ये डायरेक्ट मेथड है। अच्छा भाई, ये मैंने एक आपको ऐसी एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ ना, ये बात एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, राइट? अच्छा, इसी तरीके से एक और चार्ट बना हुआ था किसी और क्वेश्चन के अंदर, S1 एंड S2। इधर लिखा हुआ था P1 P2 एंड S2। सिर्फ S2 क्यों लिख रहे हैं सर? बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, सही। अच्छा, P1 S1 बोलता है कि मैं अपनी कॉस्ट का 40% चार्ज करूंगा किसके ऊपर? P1 पे। 40% चार्ज करूंगा P2 पे, और 20% चार्ज करूंगा S2 पे। वेयरएज S2 कहता है कि मैं अपना 60% चार्ज करूंगा P1 पे और 40% चार्ज करूंगा P2 पे, और S2 अपनी और कोई कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा, और अपने ही तो अपने ही कॉलम में तो कुछ भी कॉस्ट शेयर नहीं करेगा, राइट? यानी कि मैं एक और कॉलम चलो बना देता हूं कि S1 को भी कोई कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड है? इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कौन सा मेथड हमें नजर आ रहा है? तो दिस इज स्टेप डाउन मेथड, यानी कि एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर से तो अपनी कॉस्ट शेयर कर जाएगा, बट जो पहला सर्विस सेंटर होगा वो दूसरे से कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा होगा। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है। अगर S2 S1 से शेयर कर रहा होता तो S1 S2 से शेयर नहीं करता, और अगर S1 S2 से शेयर कर रहा है तो S2 S1 से शेयर नहीं करेगा। तो बस हम इस तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर से तो कॉस्ट शेयर करेगा, लेकिन दूसरा पहले से कॉस्ट शेयर नहीं करेगा, और इस टाइप को या इस मेथड को हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड, राइट? अच्छा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलूं यहां से और मैं देखूं कि कोई काम की चीज अगर हमें नजर आ जाए, ओके फाइन। यहाँ पे ऐसी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन को देखिएगा, बोलता है अ फैक्ट्री हैड टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स P1 एंड P2 एंड टू सर्विस कॉस्ट सेंटर्स S1 एंड S2। द फॉलोइंग डेटा फॉर दीज डिपार्टमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड। कुछ डेटा शेटा दे दिया आपको। बोलता है P1 P2 S1 S2 एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड। P1 के पास ऑलरेडी ओवरहेड्स कितने हैं? 1 लाख के। P2 के पास कितने? 1.5 लाख के। S1 के पास एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड कितने आए हुए हैं? 40,000 रुपए के। एंड S2 के पास कितने आए हुए हैं? 60,000 रुपए के। बोलता है कि जो S1 है वो इस 40,000 का, क्योंकि इसके एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड कितने हैं? 40,000 के हैं। बोलता है इस 40,000 का
30% दे देगा P1 को और 70% दे देगा P2 को। और इसी तरीके से जो S2 है उसका जो 60,000 का एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड ओवरहेड है उसमें से वो क्या करेगा, उस 60,000 में से 60% P1 को दे देगा एंड 40% P2 को दे देगा। टेल मी विच मेथड इज दिस? एक बच्चे ने बोला डायरेक्ट, दूसरे ने बोला डायरेक्ट, स्टेप डाउन, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में क्या सिखाया था? डायरेक्ट मेथड में ये सिखाया था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से अपनी कॉस्ट शेयर नहीं करेगा, दोनों आपस में कोई कॉस्ट शेयर नहीं करेंगे। तो क्या ये कोई भी तरीके की कॉस्ट शेयर कर रहे हैं, कोई भी परसेंटेज शेयर कर रहे हैं? ये 40,000 में से कुछ भी शेयर कर रहा है S2 के साथ, या ये 60,000 में से कुछ भी शेयर कर रहा है S1 के साथ? नहीं, दिस इज डायरेक्ट मेथड। इजी सी बात करी है मैंने, कोई मुश्किल बात नहीं करी बेटा, बड़ी सिंपल सी बात समझा रहा हूं, राइट? अच्छा, अगर एग्जामिनर इस तरीके से दे देता कि लेट सपोज, थोड़ी देर के लिए सोच लें, ये 70% नहीं है, ये है 60%, और यहां पे लिखा हुआ है 10%। अब क्या हो रहा है, जो S1 है वो 60%, सॉरी, S1 जो है वो 30% P1 को दे रहा है, 60% P2 को दे रहा है और 10% S2 को दे रहा है। अब ये कौन सा मेथड बन गया? अब ये हमें कौन सा मेथड नजर आ रहा है? एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर से तो कॉस्ट शेयर कर रहा है, बट दूसरा सर्विस सेंटर पहले सर्विस सेंटर से कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा मेथड है? स्टेप डाउन मेथड। कौन सा मेथड हो गया ये? स्टेप डाउन मेथड हो गया, राइट? तो आई होप कि मैं तुम्हें इतना समझाने में क्लियर हो चुका हूंगा कि भाई ये स्टेप डाउन मेथड में और डायरेक्ट मेथड में क्या फर्क है, राइट? क्लियर? अच्छा भाई, अब आगे बात करते हैं। मेथड नंबर 3 एंड द लास्ट मेथड। पेपर में शायद कोई एक आध दफा पूछा हो, बट ये भी एक मेथड है। अच्छा, कोई ये मेथड्स कोई एक दफा समझ जाओगे तो बोलोगे हाँ सही है, इसमें कोई रॉकेट साइंसेस नहीं थी, बस हम समझ गए, अब हम कर सकते हैं। अच्छा, अब थर्ड मेथड जो होता है इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। पता नहीं CAL होता है या CLE होता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। मेथड, ये जो रेसिप्रोकल मेथड होता है इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहा जाता है। ये कौन सा मेथड होता है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि जो आपका सर्विस सेंटर होगा, लेट सपोज S1 और S2 दो सर्विस सेंटर थे आपके बिजनेस में और दो प्रोडक्शन सेंटर थे P1 एंड P2। अच्छा भाई, सही है यार, ये बात की बात है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास P1 है, P2 है और S2 है। यानी कि S1 बोल रहा है कि मैं अपनी जो कॉस्ट है वो P1 को भी दूंगा, P2 को भी दूंगा और S2 को भी दूंगा। और S2 बोल रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट P1 को दूंगा, P2 को दूंगा और S1 को भी दूंगा। अगर अब आप नोटिस करें यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम हो रहा है कि जो एक सर्विस सेंटर है वो अपनी कॉस्ट दूसरे सर्विस सेंटर से शेयर कर रहा है, एक सर्विस सेंटर अपनी कॉस्ट दूसरे सर्विस सेंटर से शेयर कर रहा है, और दूसरा सर्विस सेंटर अपनी कॉस्ट पहले सर्विस सेंटर से शेयर कर रहा है। यानी कि यहां पे क्या हो रहा होगा? यहां पे दोनों के दोनों सर्विस सेंटर्स आपस में अपनी कॉस्ट को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। बट क्या सर आखिर में इनका आंसर निल ही आएगा? यस, आंसर निल ही आना है। आंसर आखिर में निल ही किया जाएगा। यानी कि तब तक बांटते रहेंगे, तब तक बांटते रहेंगे जब तक आंसर निल ना हो जाए या बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट फिगर ना आ जाए। तो उस वक्त तक हम लोग क्या करेंगे? बांटते रहेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, RDM, या फिर इसको आप कह सकते हैं रेसिप्रोकल मेथड। अच्छा, नॉर्मल सी चीजें, नॉर्मल सी बातें अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे हम लोग को ये बातें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये बस ये याद रखिएगा कि ये तीन टाइप के मेथड्स होते हैं जो अभी तक हम लोगों ने करे थे। पहला हम लोगों ने कौन सा देखा था? पहला हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट मेथड, राइट? उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कौन सा? स्टेप डाउन मेथड, एंड देन फिर रेसिप्रोकल मेथड। तो ये तीन मेथड्स। अगर मैं अब इसको आपको एक छोटी सी समरी बना दूं तो नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। अब आप अज्यूम ये कीजिएगा कि आपके सवाल के अंदर चार कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है? चार कॉस्ट सेंटर्स का मतलब क्या है? एक कॉस्ट सेंटर है जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, दूसरा P2 है और तीसरा S1 है और चौथा S2 है। तो अब लेट सपोज S1 जो है वो अगर अपनी कॉस्ट P1 और P2 को और S2 अपनी कॉस्ट
P1 और P2 को खाली शेयर करेगा, तो इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा मेथड है? ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, राइट? इसी तरीके से नंबर सेकंड मेथड, लेट सपोज हमारे पास यही ऊपर तीन डिपार्टमेंट थे, एक S1 था, एक S2 था। तो S1 अपनी कॉस्ट शेयर कर रहा है, यानी कि एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड शेयर कर रहा है P1 को, P2 को एंड S2 को, या चलो S2 को नहीं शेयर कर रहा। और जो S2 है वो अपनी कॉस्ट शेयर कर रहा है P1 को, P2 को और S1 को। ये कौन सा मेथड कहलाएगा? जिसमें एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर से तो कॉस्ट शेयर करता है, लेकिन दूसरा पहले से नहीं कर रहा होता, तो इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन मेथड, राइट? और इसी तरीके से नंबर थर्ड मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था रीअपोर्शनमेंट करने का, तो रीअपोर्शनमेंट करते हुए ये मेथड आपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास वही जो सर्विस सेंटर्स थे वो अपनी कॉस्ट को शेयर करेंगे, लेकिन S1 अपनी कॉस्ट शेयर करेगा P1 के साथ, P2 के साथ एंड S2 के साथ, वेयर जो S2 है वो अपनी कॉस्ट शेयर करेगा P1 के साथ, P2 के साथ एंड S1 के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, राइट? आप पूरा चाहें तो आप लिख सकते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो आई होप कि आप लोग को ये छोटी सी जो मैंने समरी बना दी थी इससे मजीद और क्लियर हो गया होगा। तो ये आप अपने पास कॉपी भी कर सकते हैं, चीज़ें भी देख सकते हैं, और पीछे वाली जो चीज़ देखनी थी उसको भी आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर अब लेना है तो आप ले लीजिए। डन, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बात करें, हम क्वेश्चन के ऊपर चलें वापस। सबको क्लियर है? ये होगा कैसे अभी वो तो क्वेश्चन करेंगे, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि इन मेथड्स के अंदर होता क्या है और मेथड्स को पहचाना कैसे जाता है, राइट? चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बोलता है, ये क्वेश्चन था, हम लोग इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, और हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड थे और उसके बाद फिर ये काम हो रहा था। तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या बोलता है, जल्दी जल्दी करेंगे, कैलकुलेट बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर P1 P2 आफ्टर रीअपोर्शनमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे एग्जामिनर ने मुंह से बोल दिया डायरेक्ट मेथड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें एग्जामिनर ना बोलता डायरेक्ट मेथड, तब भी तुम सवाल को देख के क्या पहचान जाते कि ये डायरेक्ट मेथड है? हाँ कि ना? समझ जाते? सब लोग मुझे बताएं, क्या सब लोग ये समझ जाते हैं कि डायरेक्ट मेथड है? क्योंकि एग्जामिनर ना बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा कॉन्सेप्ट इतना मजबूत होना चाहिए कि मैं चीज को देख के पहचान जाऊं, ये मुझे ये सब जरूरत नहीं है नीचे वाली चीजों की, मुझे मेन चीज दिखाओ और मैं काम करना शुरू करूं, राइट? अच्छा भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहीं पे ही इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग ने ये स्टेप नंबर 3 करना था, तो हम लोग यहीं पे ही काम कर लेते हैं। एक हमारे पास डिपार्टमेंट है P1, एक P2, एक S1 और एक S2, ठीक है? हमारे पास है एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, राइट? ये एलोकेशन कब होती है? स्टेप 1 में। अपोर्शनमेंट कब होती है? स्टेप 2 में। और उसके बाद स्टेप 3 कौन सा आता था? जिसका नाम होता था रीअपोर्शनमेंट, राइट? इसको हम कहते थे स्टेप 3, एंड देन फिर स्टेप 4 के बारे में बात की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा भाई, अब सबसे पहले अगर आप देखिए तो P1 के ओवरहेड्स कितने थे? 1 लाख के थे। P2 के कितने के थे? 1.5 लाख रुपए के थे। अब आप कैलकुलेटर्स लेके बैठ जाए, मेरे पास कैलकुलेटर भी नहीं है और इस वक्त मोबाइल भी मैं नहीं लेके बैठा इत्तेफाक से, सही अभी याद आया मुझे। तो आप लोग कैलकुलेटर्स लेके बैठ जाइए, 40,000 एंड 60,000। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपको ये बात पता है कि भाई हम लोगों ने ये वो रीअपोर्शनमेंट स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे S1 ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब S1 के ओवरहेड्स किसको अलॉट किए जाएंगे? सबसे पहले तो ये देख लीजिए S1 के ओवरहेड्स हैं कितने? 40,000 है। ये 40,000 अलॉट कर दिए जाएंगे किस किस को? इस 40,000 का 30% दे दिया जाएगा P1 को और 70% दे दिया जाएगा P2 को। तो P1 एंड P2, हाँ, तो जरा कैलकुलेशन करके बताइए, 12,000 और 28,000, ठीक है? तो ये आ गया, हम लोगों ने 12,000 रुपये दे दिया 40,000 का 30%, और 28,000 रुपये दे दिया 40,000 का कितना? 40,000 का 70%। और S2 को S1 अपनी कोई भी कॉस्ट शेयर नहीं कर रहा। इसी तरीके से S2 ओवरहेड्स अलॉटेड टू।
अब ये कैसे अलॉट करे जा रहे होंगे, तो ये टोटल कितना है 60,000 का है, इस 60,000 को अलॉट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये अपनी कोई भी कॉस्ट S1 से तो शेयर नहीं करेगा, बट ये एक बच्चे ने मुझे आंसर बताया 36,000 S2, ठीक है, और 24,000, 36,000 एंड 24,000। अब हम लोगों ने क्या करना होगा, अब हम लोगों ने निकालने होंगे बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैसे निकलेंगे, टोटल कर लीजिए, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। चलो बेटा कैलकुलेट कर लो, 1 लाख प्लस 12,000 प्लस 36,000 तो कितने आ जाएंगे, और कैलकुलेट कर लो 1.5 लाख प्लस 28,000 प्लस 24,000, तो ये पहला आ गया 148,000 आंसर मेरे पास स्क्रीन पे। और दूसरा आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी से सब लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो आंसर्स तेज आया करेंगे, वरना हमें फिर डिले हुआ करने में, राइट। हम्म दूसरा कितना आ रहा है, 202,000, 202,000। S1 का कितना आएगा सर, अब तो हमें समझ आ गया, निल हो जाएगा, और हमेशा निल होगा, स्टेप डाउन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो, तीनों के अंदर दो, मतलब तीनों मेथड्स के अंदर आंसर निल आ जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सीख रहे थे चीज़ों को, ठीक है। अच्छा फिर आगे बात करते हैं, तो अब क्या है, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 पढ़ूंगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन पढ़ के नीचे ये जो ABC और XY लिखा हुआ है, ये देख के तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा मेथड है, मतलब मैं सवाल नहीं पढ़ रहा, मैं सवाल नहीं पढ़ रहा, आप मुझे बताइए, ये जो ये लिखे हुए हैं डिपार्टमेंट ABC XY, ये जो डिपार्टमेंट है, ये मेथड कौन सा बताएगा रीअपोर्शनमेंट का, स्टेप डाउन, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम माय किड्स, कि भाई वो ज्यादा नहीं देखें, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सवाल के साथ, तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, दैट्स इट, दैट इज एनफ, राइट। अच्छा भाई, अब अगर आप देखें तो बोलता है XYZ इंजीनियरिंग कंपनी PLC इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट A B C आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वेयर एज X एंड Y आर सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, और ये X S है, और Y भी S है, राइट। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब आगे क्या बोलता है एग्जामिनर, आगे बोलता है एग्जामिनर हमसे कि एक्स डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर स्प्लिट अमंग ऑल द अदर डिपार्टमेंट, वेयर एज वाई डिपार्टमेंट ओवरहेड्स आर स्प्लिट अमंग द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिस ऑन द गिवन द फॉलोइंग। ये बात मेरे लिए बड़ी बड़ी इररेलेवेंट थी, क्योंकि मैं पहले ही देख के समझ गया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी उसने थोड़ा सा समझा दिया कि भाई ये हो रहा है, हम वैसे भी समझ गए थे यार ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो डिपार्टमेंट एक्स है वो 50% पी ए को देगा, 25% बी को देगा, 15% सी को देगा, और 10% वाई को देगा, वेयर एज जो वाई है, वाई अपना 50% ए को, 30% बी को, और 20% सी को देगा। द डिटेल्स आर शोन बिलो द फॉलोइंग ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2004, टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। ये एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड कैसे कैलकुलेट होके आते थे, जब हम स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया करते थे, तो फिर थर्ड स्टेप से पहले हमारे पास जो फाइनल आंसर आता था उसको हम क्या कहते थे, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। अगर आपको याद हो बेटा तो हम लोग ये लास्ट क्लास के अंदर भी कर चुके थे, ये रहे हमारे एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स, राइट, ये आते थे, और उसके बाद फिर हम रीअपोर्शनमेंट करते थे, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ फॉर्मेट के अंदर भी ये चीज देखी थी, क्लियर। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इनके ओवरहेड्स हैं एलोकेटेड अपोर्शन 80,000, 60,000, 35,000, 20,000 एंड 13,000, यूज कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड, फला 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 फला। अच्छा भाई, आप खुद समझ गए कि भाई ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है कि भाई एक जो है वो दूसरे से शेयर नहीं कर, वो पहला दूसरे से शेयर करेगा लेकिन दूसरा पहले से शेयर नहीं कर रहा, तो बस इसको हम कहते हैं, कौन सा मेथड है, स्टेप डाउन मेथड, ठीक है। ये कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड की जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है ये गलत है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, इधर स्टेप डाउन मेथड लिखा होना चाहिए। कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड रेसिप्रोकल मेथड का दूसरा नाम है, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकता है, राइट। तो ये हम तो समझ गए स्टेप डाउन मेथड है, हमने अपना काम करना है और हमने कुछ नहीं करना, सही है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ABC XY, हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स है, तो हम बोलते हैं ABC X and Y allocated
and apportioned overheads, राइट। अच्छा, अब हम लिखते हैं एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड 80,000, 60,000, पहले दो लिख लेता हूं मैं, 80,000, 60,000, फिर उसके बाद 35,000, 20,000, 13,000, 35,000, 20,000 और 13,000। ठीक है। अच्छा भाई, एस, सॉरी एक्स बोलेंगे इसको, ओवरहेड्स, या पहले हेडिंग लिख लेते हैं, चलो आप अभी छोटे हो तो हेडिंग लिख लेते हैं पहले। स्टेप नंबर 3 करने जा रहे हैं, री अपोर्शनमेंट, राइट। दिस इज स्टेप नंबर 3। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं एक्स ओवरहेड्स अलॉटेड टू। एक्स ने कैसे बांटे थे, निकाल लो पहले, आप कैलकुलेशन कर लो। 50%, 25% और 15% और 10%, राइट। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा और फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर सवाल मौजूद है तो वहां से देख सकते हैं। तो ए का मुझे बताया गया, बच्चे ने बताया कि 10,000 सर ए का है, 5,000 बी का है, 3,000 सी का है, ये तो एक्स है तो यहाँ तो ये 20,000 पे खत्म हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। एंड इसका कितना है, 2,000 रुपये है, राइट। डन हो गई बात, हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे। अब हम लिखेंगे वाइज ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब ये y के ओवरहेड कैसे अलॉट किए जाएंगे मैं आपको वो सिखा देता हूं। पहले y के ओवरहेड्स अगर आप देखें तो पहले से कितने थे, एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड्स 13,000 रुपए। जब रीअपोर्शनमेंट की गई तो इसको 2,000 रुपए का ओवरहेड और मिल गया, तो टोटलिटी के अंदर इसके टोटल ओवरहेड कितने हो चुके हैं सर, 13,000 पहले थे, 2,000 और आ गए तो 15,000 के टोटल ओवरहेड्स हैं। तो अब हम इन 15,000 को वो करेंगे, अलॉट करेंगे। इन 15,000 को हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे। क्लियर हो गया। ये 15,000 कैसे बना, बड़ी सिंपल सी चीज थी। पहले 13,000 के ओवरहेड थे, फिर एक्स ने बोला चल भाई 2,000 रुपए मेरे भी तू अपने पास रख, तो फिर 15,000 रुपए के ओवरहेड्स अब ये एलोकेट करेगा। ठीक है, किस हिसाब से करेगा, 50%, 30%, 20%। तो ये 15,000 रुपए को आप इस हिसाब से बांट दीजिए। आप मुझे स्क्रीन पे आंसर दिखाएंगे, मैं फिर पेज दूसरा निकाल लूंगा। यार बड़ी सीधी सीधी सी बात करता हूँ, जरा गौर से सुन लिया करो एक दफा में। यहाँ पे इसने बोला कि भाई एक्स के, वाई के जो ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, 13,000 रुपए के हैं। फिर एक्स ने अपने ओवरहेड जब अलॉट करे तो वाई को अपना 2,000 रुपए का ओवरहेड 20,000 में से दे दिया। तो अब टोटल वाई के पास कितने ओवरहेड है, आखिर में तो वाई को निल करना है ना, तो वाई के पास कितने ओवरहेड है, टोटल मिला के 15,000 के ओवरहेड है। जब टोटल 15,000 के ओवरहेड है तो 15,000 के ओवरहेड को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सही है। अच्छा भाई, तो चलो अब जरा कैलकुलेशन करो तो कितना आ रहा है, मुझे आंसर्स बताओ बेटा जल्दी जल्दी से। 7,500 पहले का आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। 7,500, 4,500 एंड 3,000। डन, आसान हो गया, क्लियर हो गई बात। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलो बेटा, सबको प्लस कर लो और आंसर बता दो। इसका आंसर नेल आएगा, राइट। ऐसे नहीं लिखो, ज्यादा बेहतर होता है कि डैश डाल दो, नेल लिख सकते हैं, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ। तो जरा आंसर निकालो। 80,000 प्लस 10,000, 90,000, 97,500 पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 60,000 प्लस 5,000, 65,000, 69,500 हो जाएगा। 35,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, तो ये हो जाएगा 41,000, राइट। ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या करी, कैलकुलेशंस भी कर ली हैं, दैट्स इट। ये भी हमारा काम हो गया है। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहाँ पे भी हमने क्या करे, कैलकुलेट कर लिया। आसान था ये वाला भी, स्टेप डाउन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चन करना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। अब सबको क्लियर है। ओके, तो आगे बात करते हैं। अच्छा, ये कौन सा मेथड लग रहा है, अगला ऐसे सवाल खोला है मैंने। ये मेथड कौन सा लग रहा है, पहले जरा मुझे ये बताइए, फिर आगे बात करते हैं।
गलत। स्टेप क्यों लग रहा है? स्टेप में क्या होता था? एक सर्विस सेंटर एक सर्विस सेंटर दूसरे सर्विस सेंटर से अपनी कॉस्ट शेयर करता था, लेकिन दूसरा सर्विस सेंटर तो पहले से शेयर नहीं करता था, लेकिन ये तो दोनों आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो कौन सा मेथड है भाई ये रेसिप्रोकल मेथड है, या फिर हम इसको कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड कह सकते हैं, या हम इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ज़रा काम लंबा होने वाला है, यहाँ वर्किंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बट मुश्किल नहीं है, सिर्फ लंबी वर्किंग है, लंबी होगी और कुछ नहीं होगा। वर्किंग वर्किंग लंबी, काम आसान है। तो यूज कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड टू अपोर्शन एक्स एंड वाई ओवरहेड, यहाँ पे इसने ये सही टर्म इस्तेमाल करी हुई है, कंटिन्यूअस अलॉटमेंट मेथड, यानी कि रेसिप्रोकल मेथड, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, राइट? अब सबको क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, हम देख लेते हैं सवाल के अंदर कि भाई हमें ये खुद ही अब नजर आ रहा है, अब हम पहचान चुके हैं चीजों को, तो हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई टोटल एलोकेटेड अपोर्शन ओवरहेड कितने के हैं। 60,000 के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, 50,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के हैं, और 35,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 सी के हैं, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी या 3। उसके बाद फिर सर्विस सेंटर की जो ओवरहेड्स हैं वो कितने आए हुए हैं, 20,000, और सर्विस सेंटर 2 के ओवरहेड्स कितने आए हुए हैं, 15,000। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काम करना। मेरे ख्याल से यहीं से ही काम करना शुरू कर दें तो सही रहेगा। हमारे पास हैं, एक है हमारे पास ए, बी, सी, एक्स एंड वाई। सेम ए बी सी एक्स वाई है या कुछ और है? नहीं, सेम है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलोकेटेड। सारे बच्चे कैलकुलेटर्स हाथ में रखेंगे ताकि उन्हें कैलकुलेशन करना समझ आ जाए। एंड अपोर्शन ओवरहेड्स, सब बच्चे कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे। 60,000, 50,000, 35,000, 60, 50, 35, 60, 50, 35, और फिर 20 एंड 15, 20,000 और फिर 15,000। हम लोग स्टार्ट करते हैं रीअपोर्शनमेंट। यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देंगे, नेक्स्ट रीअपोर्शनमेंट की, जिसको हम कहते हैं, ये हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर पढ़ा था। तो ये किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, सबसे पहले हम बोलेंगे एक्स, सॉरी गलत लिख दिया, एक्स ओवरहेड्स अलॉटेड टू, एक्स ओवरहेड अलॉटेड टू किस तरीके से बांटेगा। सबसे पहले एक्स बोल रहा है कि मैं अपना 40% दे दूंगा 60,000 रुपए का ए को, 30% दे दूंगा बी को, 20% दे दूंगा सी को, और 10% दे दूंगा वाई को। इसी तरीके से y बोल रहा है कि मैं अपना 50,000 का 35% दूंगा a को, 25% दूंगा b को, एंड इसको कितना दूंगा c को 20%, और x को भी कितना दूंगा 20% दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले कैलकुलेशंस कर लीजिए। पहले की तो पहले की कैलकुलेशंस मेरे सामने आ गई हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले है 8,000, बाकी लोग भी कैलकुलेशन कीजिएगा ताकि कहीं गलती ना हो रही हो। 8,000, 6,000, 4,000 एंड 2,000। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम एलोकेशन स्टार्ट करेंगे y के ओवरहेड की। y इज ओवरहेड अलॉटेड टू, अब ये y के ओवरहेड्स जो है, जो y के ओवरहेड्स हैं बेटा, ये कॉस्टिंग की बुक है, तो कॉस्टिंग की बुक में जो मेरा पेज नंबर होगा वही आपका भी होना चाहिए। पेज नंबर 6 होगा या फिर 5 होगा या 7 होगा, एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लिया करो, क्वेश्चन नंबर सेम होता है। अच्छा, y के जब ओवरहेड्स अलॉट करेंगे तो y के ओवरहेड्स कितने अलॉट होंगे, 15,000 प्लस 2,000 दैट इज 17,000। ये 17,000 की अलॉटमेंट की जाएगी, राइट? ये यहाँ पे मैं जरा इधर माइनस कर दूं इसको, 20,000 को, तो निकल गया ना, माइनस हो गया था। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, इतना करेंगे, 17,000 गलत है, चलो कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। 17,000 का निकाल लो। अब वाई के ओवरहेड्स किस तरीके से अलॉट हो रहे थे, 35%, 25%, 20% एंड 20%। चलो,
तो पहला कितना आ रहा है, पहला 5100 आ रहा है या 5950 आ रहा है? दो आंसर्स आए मेरे पास, 5950 है, तो 17,000 का 35% आ रहा है 5950। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 5950। इसी तरीके से दूसरे का कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो उसका कितना परसेंट है, मेरे ख्याल से 25% है, तो 17,000 का 25% निकाल लीजिए, तो बताइए कितना आ रहा है। 4250 आ गया, 4250। अच्छा भाई, इसी तरीके से जरा वो भी निकाल लीजिए, सी का, सॉरी सी का कितना है, 20% है, तो सी का 20% निकालने कितना आ रहा है, 3400। और x को कितना ये कर रहा है, 20% x को भी दे रहा है, तो वो भी 3400 ही आ जाएगा। डन, ऐसे ही होगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये आंसर निल हो गया है आखिर में? सर एक का निल हो गया लेकिन दूसरे का निल नहीं हुआ, तो इसका मतलब अब क्या होगा, दोबारा से रीअपोर्शनमेंट आप करते रहोगे, तब तक करोगे कंटिन्यूसली, तब तक करोगे जब तक ये इनसिग्निफिकेंट फिगर्स पे ना पहुंच जाए। तो दोबारा से करते हैं, ऐसे करेंगे, x overheads allotted टू। अब आप किस तरीके से करेंगे, इस 3400 को बांट देंगे अगेन इन्हीं के प्रोपोर्शन के अंदर, इनके प्रोपोर्शंस आपको याद होने चाहिए, 40 30 20 10। 40 30 20 10। और जो इसके थे y के ओवरहेड्स थे 35 25 20% एंड 20%, ऐसे थे। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशंस करते रहो। 3400 को अब आप लोगों ने क्या करना है, अब 3400 को अगेन रीअपोर्शन कर देना है, अगेन इन्हीं परसेंटेजेस के ऊपर बांट देना है। यानी 3400 का जो आपका क्या कहते हैं 40% है वो चला जाएगा ए को, 30% चला जाएगा बी को, 20% चला जाएगा सी को, और इसी तरीके से 10% चला जाएगा वाई को, यानी कि 10% तो इसका हो जाएगा 340। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कीजिए, ए का बताइए कितना आ रहा है। ए का कितना आ रहा है, 1360, 1360। और बी और सी का भी बता दीजिए, 1020। डेसिमल में आए तो 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर दे दीजिएगा, 630, 680। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब y के अंदर ओवरहेड्स आ गए हैं 340 के। अब ये 340 को भी निल करने के लिए हमें यहाँ से 340 को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे y ओवरहेड्स अलॉटेड। लंबा है ना, आसान है लेकिन लंबा है। तो अब क्या करेंगे, इस 340 को बांटना शुरू करेंगे। डेसिमल प्लेस के अंदर आंसर आ रहा हो तो राउंड ऑफ करके बता दीजिएगा, या फिर सिंगल डेसिमल प्लेस पे बता दीजिएगा मुझे। सही है, तो अब आप निकालिए 340 का 35%, 119, 85, 68 एंड 68। ओके, तो ये हम लोगों ने बांट दिया। अब हमने देखा कि ये हमारे पास अब x के अंदर दोबारा अभी भी 68 पड़ा हुआ है, तो ये 68 को बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x ओवरहेड्स अलॉटेड टू। बताओ कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो अगेन। x 68 है तो 35% ए को, 25% बी को, 20% और 20% सी और y को। हाँ भाई, क्या सीन है? 1 डेसिमल प्लेस पे आंसर बता देना, अगर डेसिमल में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना। 27.2, दूसरा 20.4, तीसरा 13.6, और उसके बाद फिर कितना है 6.8।
तो अब हमने देखा कि हमारे पास 6.8 जो है अभी भी ओवरहेड बाकी है y के अंदर। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से कंटिन्यूस अलॉटमेंट है तो करते रहेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे y इज ओवरहेड allotted to। तो कैलकुलेट कर लो अब कितना आ रहा है। 6.8 का कितना निकालना है तुम लोगों ने, 40 30 और नहीं सॉरी 35 25 20 20 ऐसे निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है? अच्छा, डेसिमल की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा भाई 2.72, इसी तरीके से 1.7 और फिर कितना है 1.36 और कितना है ये 1.36 बी का। यार इतना मिक्सअप आंसर नहीं दो, एक साथ लाइन में लिख के दिया करो ना। अब ये देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 2.38 है ए का, ठीक है। बी का है 1.7, बी का होगा 2.04। तो अब ये आपने यहाँ पे मुझे बता दिया 2.04 होना चाहिए यहाँ, तो 2.04। और उसके बाद फिर सी का कितना है 1.36 है, और उसके बाद इसका कितना है 1.7। यार 1.7 है या 2.0 है? तो अब ये देख लो ना, तुम लोगों को अगर कैलकुलेटर भी यूज़ करने नहीं आता मैं क्या करूँ। जिसने ये आंसर दिया है ये 1.7 क्या सोच के दिया था, वो 2.04। अच्छा भाई, फिर उसके बाद और ए का जो मैंने पहले लिखे थे वो सही थे, इसका मतलब 2.07 72 सॉरी, ओके। एंड इसके ऊपर कितना आ रहा है, लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का कितना आ रहा है 1.3। अच्छा अब ये 1.3 आ गया है। अब ये 1.3 को भी हम करते जाएंगे तो ऐसे तो कभी भी खत्म नहीं होगा। अब ये फिगर आ गई है बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी, यानी कि यार 1.5 रुपए के ओवरहेड्स हैं, ये 1.5 रुपए के ओवरहेड्स किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दो तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर ये 1.5 रुपए डाल देंगे और बात को खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि जब इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो सिग्निफिकेंस नहीं रखेंगी, जहाँ इतने लाखों रुपए का सामान है वहाँ पे इतने रुपए की बात नहीं देखी जाएगी, तो उसको फिर आप क्या करते हैं, उसको आप इसके अंदर बांट देते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1.3 है इसको बांट देंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर दे दो, या तो एबीसी के अंदर इनको 50-50% दे दो, या आपकी मर्जी है किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर इसको दे दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, एक्स ओवरहेड्स अलॉटेड टू। अब ये 1.3 इधर नहीं बांटेंगे क्योंकि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी फिगर आ चुकी है, तो कोई खास जरूरत नहीं है। वैसे तो 6.8 पे भी हम ये कर सकते थे, तो मैं थोड़ा सा और आपको नीचे तक वर्किंग कराता हुआ ले आया, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1.3 को ऐसे कर लेते हैं, इसमें ही लिख देते हैं बस 1.3। इसको भी कुछ नहीं देते, इसको भी कुछ नहीं देते, वरना आप और चाहें तो कर सकते हैं, या 1.3 को इन तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इक्वली बांटना चाहें या बांट दें, वो एग्जामिनर की तरफ से वो आंसर्स सारे एक्सेप्टेबल होते हैं। चलो खैर, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जो बच्चे मैथमेटिक्स ऑलरेडी पहले से पढ़ते आए हैं और वो अभी भी शायद मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो अगर उनको साइमल्टेनियसली चीज़ों को सॉल्व करने आता है, तो वो इस 20,000 को, ये जो भी इनके ओवरहेड्स थे 20,000 के, ओ सॉरी, और 15,000 के, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनाते हैं, एक एक्स की और एक वाई की, उसके थ्रू भी ये बांट सकते थे दोनों के अंदर, सही है। बट जाहिर सी बात है वो कॉमर्स वाले बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये क्या तरीका है, ये तरीका तो हमें बिल्कुल नहीं समझ आया, तो मुझे एक पूरा मैथ्स का टॉपिक पढ़ाना पड़ जाता। तो देयरफॉर दिस इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आपकी मार्किंग स्कीम में भी ऐसे ही हुआ होता है, उसके अंदर उसने साइमल्टेनियसली नहीं करा हुआ था, बट साइमल्टेनियसली डायरेक्ट हो जाता, इतनी वर्किंग करनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली एक ही बार के अंदर सब झटके के अंदर एक ही झटके में सारे बढ़ जाते। चलो फाइनल आंसर्स कैलकुलेट कर लो और मुझे बताओ ये कितने आ रहे हैं, सबको ऐड कर लेना और फिर मुझे बता देना कितना आ रहा है।
सबको प्लस कर लो, जल्दी जल्दी से प्लस करना। हाँ, बेटा अगर प्राइवेट मैसेज कर रहे हो तो ये WK वाली आईडी पे करना है, इसके ऊपर मुझे, ये वाली स्क्रीन के ऊपर तुम करते रहोगे, मुझे नजर नहीं आएगा। 35% से 2.27 आ रहा है, वो 2.72 नहीं आ रहा, 2.38 आ रहा है। चलो वो जो भी है यार, अब बस सही है, अब जाने दो, आगे बढ़ो। कोई कोई टेंशन की बात नहीं है, जरा से डेसिमल फिगर्स का मसला है, तो इससे कुछ नहीं होता। 75,460.22 पहले के ओवरहेड आ गए, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। दूसरे के कितने आ रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर लें। इसका निल आ जाएगा, इसका भी निल आ जाएगा, और बाकी दो के आप जल्दी से कैलकुलेट कर लें। ओके, सी का बताया एक बच्चे ने 43,162.96, एंड बी का बता दीजिए, बी का कितना आ रहा है, तो बी भी लिख लेते हैं। ओके, बी इज 613,777.1, दैट्स इट। ओके, डन, हो गई बात। तो ये हम लोगों ने तीनों मेथड्स भी सीख लिए कि भाई डायरेक्ट मेथड क्या होता है, कैसे करना होता है, स्टेप डाउन मेथड में क्या करना होता है, और कंटिन्यूस अलॉटमेंट मेथड या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या रेसिप्रोकल मेथड के अंदर क्या करना होता है। तो दिस इज इट, ये आपके ये तीन टाइप के मेथड्स थे जो आप लोग, आपको हेल्प करेंगे रीअपोर्शनमेंट करने के, राइट। अच्छा ओके, चलो अब अभी हम लोग मजीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। अभी मुझे तुम लोगों से यार OAR कैलकुलेशन करवानी है, लेकिन OAR से पहले, ओके, तो वो वाले क्वेश्चन, मैं एक ज़रा क्वेश्चन देख रहा हूँ यार, अगर वो मुझे मिल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा तुम लोग के लिए, वरना मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। नहीं है यहाँ पे वो, बल्कि ये रहा। ओके, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जो काम कर रहे थे, कि अभी तक हम लोग वो काम करना समझ चुके हैं कि ओवरहेड एनालिसिस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, तीन स्टेप्स को फॉलो करके। वो तीन स्टेप के अंदर जो आखिर में एक छोटी सी बात थी वो भी मैंने आज ऐड कर दी थी। तो हम लोगों ने जो ओवरहेड एनालिसिस शीट है वो पूरे 100% तरीके से हम लोग सीख चुके हैं। अब ओवरहेड एनालिसिस शीट के अंदर इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, बस अब आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन ही आ सकता है, राइट। हम आगे बात करते हैं, तो हम आगे बात इस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे कि यार आप ये देख लीजिए कि हम लोग जो चौथा स्टेप करने जा रहे थे, जो स्टेप नंबर 4 था, जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन। हाँ, 4 स्टेप्स फॉलो करने थे, तो चौथा जो स्टेप था वो कौन सा था, उसका नाम था एब्जॉर्प्शन था। अच्छा, अब ये जो एब्जॉर्प्शन का काम होगा, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करना होगा या उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी होगी, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो यार, सुनना जरा बात को गौर से। फोर्थ स्टेप, जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन जो है ये किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी, सबसे पहले हम उसकी कैलकुलेशन करना सीखते हैं।
अच्छा, एब्जॉर्प्शन को करने का या उसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टेप नंबर 4 के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, जो बच्चे थोड़ा सा भूल गए हैं तो हम लोग दोबारा से उनको याद दिला दें कि हम लोगों ने पहले बात करना स्टार्ट की थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। हम लोगों ने सवाल पूछा था कि हाउ टू आइडेंटिफाई फिक्स्ड कॉस्ट ऑन ईच प्रोडक्ट। तो उसने बोला था कि पहला काम करना एलोकेशन, दूसरा काम करना अपोर्शनमेंट, तीसरा काम करना रीअपोर्शनमेंट, और फिर चौथा काम करना एब्जॉर्प्शन, जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि ये एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट किस तरीके से की जाती है और फिर उसके आगे क्या वर्किंग होती है। सही है, तो ये स्टेप नंबर 4 करने की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मैं इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 4। ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। डन। ये एब्जॉर्प्शन जो होती है, या एब्जॉर्प्शन में आपने करना क्या होता है, मैं ऐसे बात कर सकता हूं, तो आपने एक रेट कैलकुलेट करना होता है। आपने क्या करना होता है, एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना होता है। ये एब्जॉर्प्शन रेट को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं, इसी को ओवरहेड रिकवरी रेट भी बोलते हैं, इसको ओवरहेड रेट भी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, तो इसको आप एब्जॉर्प्शन रेट बोल लीजिए। कभी एग्जाम में बोल देगा एब्जॉर्प्शन रेट, कभी बोल देगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कभी कभी बोल देगा ओवरहेड रिकवरी रेट। सबसे ज्यादा कौन सा नाम इस्तेमाल करेगा, सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल करेगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। सही है, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करता है जिसको हम बोलते हैं ओ ए आर, जो कि मैं पढ़ाते हुए आपको बार बार बोलता रहूंगा, ओ ए आर ओ ए आर ओ ए आर। तो ये क्या है, स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ओ ए आर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब क्या है, वो स्टेप नंबर 4 जो आप लोग अब करने जा रहे होंगे। राइट, तो मैं इसको पूरे सवाल के अंदर या बातों के अंदर मैं ओ ए आर बोलता रहूंगा, या ओवरहेड रिकवरी रेट बोलता रहूंगा, ओ आर आर बोल सकता हूँ। सही है, एब्जॉर्प्शन रेट में शायद ही कभी बोलूँ आपसे ये टर्म, बहुत ही कभी शायद ही इस्तेमाल कर दूं। बट एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट, सबका मतलब सेम है, सबका मतलब सेम है, वही एक ही काम करना है, बस डिफरेंट नामों से इसको पुकारा जाता है, डिफरेंट नामों से एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर बोलता है। बट आप एक दफा समझ जाओगे तो आपको पता होगा हाँ ये वो रेट की बात कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज होती है नहीं। राइट, अच्छा, ये जो ओ ए आर है, ये कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। ओ ए आर is equal to budgeted production overheads divided by budgeted activity level। अच्छा भाई, सर ये तो हमें बात समझ आ गई, ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता था। ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड तो उसको कहा जाता था जो अभी हम पीछे से कैलकुलेट करके आए अपने सवालों के अंदर, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। हाँ, सवालों के अंदर हम कैलकुलेट करके आए हैं, पता नहीं कहाँ है, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये हम किस तरीके से कैलकुलेट किया करते थे, ये बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ये किस तरीके से कैलकुलेट होके आया करता था। ये हम लोग वो 3 स्टेप्स फॉलो करते थे, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट, और उसको जब आखिर में हम रीअपॉर्शनमेंट कर लेते थे तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग मेथड वो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स निकाल लिया करते थे। अच्छा, अब जब तुम ओ ए आर कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड की। तो ये जो स्टेप 4 है, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 2 और 3 पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो एग्जामिनर भी आपसे पहले बनवाएगा। अच्छा भाई, तो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड तो हमें पता लग गया क्या होता है। अच्छा, कोई भी चीज बजटेड का मतलब क्या होता है, बजटेड का मतलब होता है ये सारी फोरकास्टेड अमाउंट्स है, ये सारी फ्यूचर की अमाउंट है। जब होगा तब अलग बात होगी, अभी हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम इतने के खर्चे करेंगे, इस चीज का इतना खर्चा आएगा, इस चीज का इतना खर्चा आएगा, इस डिपार्टमेंट में इस चीज का इतना खर्चा आएगा, ये सारी बजटेड है। सही है, बजटेड मतलब हम एक फोरकास्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, हम फ्यूचर के अंदर क्या क्या खर्चे करने वाले हैं उसकी अभी से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ताकि ताकि हमें पता हो कि हमारे कितने खर्चे होने वाले हैं, ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें। सही है, प्लान हम बना रहे हैं, दिस इज बजट बनाना, इज समथिंग लाइक प्लान बनाना, हम प्लानिंग कर रहे थे। तो हमारे जो बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड है, सही है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई इतने इतने आ जाएंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर रहा है ये, बजटेड डिवाइड किससे कर रहा है, बजटेड
एक्टिविटी लेवल से। ये बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या होता है? ये बजटेड एक्टिविटी लेवल जो होता है ये OAR को कैलकुलेट करने की बेस है। बेस मतलब ये अगर नहीं होगा तो OAR कैलकुलेट नहीं हो सकता। हमारे सवालों के अंदर जो बजटेड एक्टिविटी लेवल्स होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? मशीन आवर्स होते हैं, लेबर आवर्स होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट? और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इस वास्ते ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा, वरना होते तो लाइन बना दे। सही है, लो छोड़ो अभी। सही है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट होता है, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट होता है, वेजेस कॉस्ट होता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको मेजर बता रहा हूँ जो कि हम नॉर्मली अभी करेंगे काम में, और उसके बाद आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका हाथ साफ होता जाएगा। मेरा काम है ये आपको चीज़ समझाना। अच्छा, अब ज़रा बात को गौर से सुनिएगा। ये मशीन आवर्स और ये जो आपके लेबर आवर्स या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे मैंने नाम लिए। ये तमाम के तमाम क्या होते हैं? बजटेड एक्टिविटी लेवल होते हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे अगर आप एक सवाल देखिए तो इस सवाल के अंदर दिया हुआ है द बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड एंड द अदर बजटेड डेटा ऑफ कैलकुलेटर कंपनी आर एस फॉलोज। तो अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या दी हुई है? सबसे पहले आपको यहाँ पे दी हुई है ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि ये क्या है? ये आपके पास बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड है। तो भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं? 5000। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के कितने हैं? 5000। ये हम लोगों ने क्या किया होगा? जब ओवरहेड एनालिसिस शीट बनाई होगी तो उससे हमारे पास फाइनल आंसर आया होगा बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो एक का आया 36,000 और दूसरे डिपार्टमेंट का आया 5,000। एग्जामिनर बोलता है कि चलो ये तुमने स्टेप 1 2 3 तो कर लिया, स्टेप नंबर 4 तो करके दिखाओ। कैलकुलेट प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि इसने क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर ली? OAR, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर दो। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? OAR is equal to budgeted production overheads divided by budgeted activity level। अभी बजट एक्टिविटी लेवल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें नहीं करी, मैंने बड़ी सिंपल सी अभी एक बात कर दी कि बजट एक्टिविटी लेवल मशीन आर हो सकता है, लेबर आर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? मैं भी आपको आगे जाके समझाऊंगा कि बजट एक्टिविटी लेवल क्या होता है। अभी मैं समझा दूंगा ना, तो मैं समझाता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे हाँ 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 हाँ, लेकिन फिर एट दी एंड बात नहीं समझ आने वाली। सही है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे और फिर समझेंगे। अच्छा भाई, तो ये हम लोग को ये तो पता है कि भाई इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? OAR इज इक्वल टू बजट प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। बजट एक्टिविटी लेवल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मशीन आर हो सकता है, लेबर आर हो सकता है, मशीन मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो सकती है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड सो फोर्थ। सही है, ये तमाम के तमाम क्या हो सकते हैं? बजटेड एक्टिविटी लेवल हो सकते हैं। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है? दोनों डिपार्टमेंट के आपने क्या करने हैं? बेसिस ऑन दी, अच्छा बोलता है कैलकुलेट द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूजिंग द वेरियस बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। वेरियस बेसिस यानी कि डिफरेंट टाइप के OAR निकाल के दिखा दो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। किस किस तरीके से निकाल सकते हो मैं आपको बताता हूँ। OAR निकल सकता है डायरेक्ट मटेरियल से, OAR निकल सकता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से, OAR निकल सकता है मशीन आर से, OAR निकल सकता है लेबर आर से, OAR निकल सकता है यूनिट्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं OAR। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का, ठीक है, यानी कि P1 का OAR कैलकुलेट कर रहे हैं। तो OAR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल, राइट? अच्छा, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर आप देखें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के कितने हैं? 36,000 के हैं, यानी कि यहाँ पे जो टोटल खर्चा आया वो कितने का आया इस डिपार्टमेंट के ऊपर? 36,000 का। ये किस चीज का खर्चा है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन और पता नहीं कौन कौन से खर्चे जो हम लोगों ने अभी ओवरहेड एनालिसिस शीट में देखे थे, उन सबको ऐड करके जो टोटल इस डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा आया है वो कितना आया है? 36,100।
हमें असल में ये सब कर रहे क्यों थे? अब दोबारा से वहाँ पे आ जाओ। हम असल में ये सब कर रहे क्यों थे? हम ये सब इस वजह से कर रहे थे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम कैलकुलेट कर सकें कि हर एक प्रोडक्ट पे ये जो मेरे रेंट की कॉस्ट आती है, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आती है, सैलरीज़ की कॉस्ट आती है सुपरवाइज़र की, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आती है, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आती है, ये तमाम कॉस्ट हर एक यूनिट पे कितने रुपए की आनी चाहिए? यानी कि हर एक यूनिट पे कितने रुपए की आनी चाहिए? यानी कि जब मैं ये पेंसिल बना रहा हूँ, तो मुझे ये पता है कि हाँ, इसके ऊपर जो डायरेक्ट प्लास्टिक लगी है, यानी डायरेक्ट मटेरियल लगा है, वो तो ₹5 का लगा है। हाँ, इसके ऊपर जो डायरेक्ट लेबर लगी है वो कितने की लगी है? मुझे पता है कि भाई वो ₹2 की लगी है, तो टोटल ₹7 तो ये हो गए। लेकिन इनडायरेक्ट खर्चे भी तो बहुत सारे हो रहे हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल लगा होगा, इनडायरेक्ट लेबर लगी होगी, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस लगे होंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि रेंट, जैसे कि एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो वो जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं हमारे, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, वो हर एक यूनिट पे कितने लग रहे होंगे? डायरेक्ट तो मुझे पता ही है ₹7 का कैसे बढ़ रहा है, ₹5 की प्लास्टिक आती है और ₹2 इसको जोड़ने की लेबर ले लेती है। लेकिन सिर्फ इतना ही खर्चा थोड़ी हुआ, एक इनडायरेक्ट खर्चा भी तो हुआ। तो वो जो इनडायरेक्ट खर्चा है वो हर एक यूनिट पे कितना आ रहा है, यही मैंने सवाल किया था एब्जॉर्प्शन से। यही मैंने सवाल किया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तो उसने बोला था कि 4 स्टेप फॉलो कर लेना और चौथे स्टेप में तुम कैलकुलेट कर जाओगे। चौथे स्टेप में तुम क्या कर जाओगे? कैलकुलेट कर जाओगे कि हर एक यूनिट पे वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ। वो जो तुम्हारी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स, हीट एंड लाइट, पावर, इंश्योरेंस, ये तमाम का जो खर्चा है, ये हर एक यूनिट पे कितना आ रहा है, हर एक यूनिट पे कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। सही है, तो मुझे ये तो पता लग गया मेरा बजट प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, इतना है। अब ये ओएआर कैलकुलेट करने के लिए वेरियस बेसिस ली जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर जो सवाल के अंदर देगा वो बेस ली जाएगी। यानी कि लेट सपोज हमारे पास बहुत सारी बेसिस हैं, हम मशीन आर ले सकते हैं, लेबर आर ले सकते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस ले सकते हैं, मटेरियल की कॉस्ट ले सकते हैं, लेबर की कॉस्ट ले सकते हैं, हम बहुत सारे वेरियस बेसिस ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास बजट प्रोडक्शन ओवरहेड तो पता है कितना है, 36,000 का है। सबसे पहले हम इधर पहली बेस लेते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखी हुई थी, मशीन आवर्स। पहली बेस क्या रखते हैं? मशीन आवर्स रख के कैलकुलेट करते हैं। पहली बेस क्या रखते हैं? मशीन आवर्स रखते हैं। अच्छा भाई, तो अगर आप नोटिस करें तो इस 36,000 पे जो मशीन आवर्स आपके लगे थे वो कितने लगे थे? 10,000, यानी कि 10,000 घंटे लगे थे। 10,000 आवर्स लगे थे, यानी कि मेरी मशीन कितने घंटे चली थी? 10,000 घंटे चली थी। मेरी मशीन कितने घंटे चली थी? 10,000 घंटे चली थी, जब जाके मेरे 36,000 रुपए के ओवरहेड की कॉस्ट आई थी, यानी कि ये ओवरहेड की कॉस्ट आई हुई है। अगेन बहुत मुश्किल बात कर दी मैंने, आसान बात करता हूँ। मैं इसको डिवाइड कैसे कर दूंगा? 10,000 रुपए से। तो आंसर बताइए कितना आ रहा है? आंसर कैलकुलेट कीजिए, मुझे आंसर बताइए कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेशन तो कर सकते हो, 36,000 डिवाइड बाई 10,000 तो आपको पता है 3.6 आना है। सही है, तो आप कैलकुलेट तो कीजिए जरा। $3.6, 3.6 पर मशीन आवर, पी यानी कि पर एम स्लैश वो स्लैश MHR लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, पर मशीन आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आसान करता हूँ, अब बातों को आसान करता हूँ, आसान करता हूँ, आसान करता हूँ, ठीक है, एक एक करके बात को आसान करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब मेरी मशीन 1 घंटे चलती है, जब मेरी मशीन 1 घंटे चलती है, मैं क्या बात करने वाला हूं, जब मेरी मशीन 1 घंटे चलती है तो जो ओवरहेड्स की कॉस्ट आती है वो कितनी आती है? 3.6 आती है। तो मेरी मशीन टोटल कितने घंटे चली थी? 10,000 घंटे चली थी। तो टोटल ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आई होगी? सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपको टोटल ओवरहेड की कॉस्ट पता लग जाएगी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो कसम से 36,000 ही आता है। तो क्या आता है? 36,000। मैं बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मैं 500 बार रिपीट करूंगा। मुझे पता है, मुझे, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है क्लास में क्या रिएक्शंस आ रहे होते हैं। इस टाइम पे आके, इस स्टेप नंबर 4 पे आके, तो वो रिएक्शंस दूर करूंगा पहले, ठीक है। अच्छा, ये 3.6 क्या आया था? सबसे पहले ये दिमाग के अंदर बिठा लो, ये 3.6 आया था ये जब आपका 3.6 पर मशीन आर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है, यानी कि जो तुम्हारा ओवरहेड आता है, वो जो तुम्हारा ओवरहेड का खर्चा आता है, वो हर 1 घंटे के हिसाब से, जब तुम्हारी मशीन 1 घंटा चलती है तो वो ओवरहेड का खर्चा कितना आता है? 3.6 का आता है। 2 घंटा चलेगी तो कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट सॉरी 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। तुम्हारी मशीन यहाँ पे टोटल कितने घंटे चली थी? 10,000 घंटे चली थी, तो टोटल खर्चा कितना आया? 36,000 रुपए का खर्चा आया। और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ। मैं ऐसी, अब ये तमाम बातों को भूल जाना। मेरी ये पेंसिल थी, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बात समझा रहा हूँ। मेरी ये पेंसिल थी, इसको बनाने के लिए जो मेरा डायरेक्ट मटेरियल लगा था
वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल इसको बनाने के लिए लगा था 5 रुपए का, यानी 5 रुपए की प्लास्टिक लगी थी। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर इसके ऊपर लगी थी मेरी। डायरेक्ट लेबर मुझे पता होती है, आइडेंटिफाइबल लेबर होती है। मुझे पता था उसने एक पेंसिल को जोड़ने के कितने पैसे लिए हैं, 2 रुपए लिए हैं। लेकिन इसके ऊपर जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है, इसके ऊपर जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है, वो कितनी कॉस्ट आई है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओवरहेड्स की कॉस्ट। तो वो आई है 3.6, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे इस पेंसिल बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, इस पेंसिल को बनाने की टोटल खर्चा कितना आया होगा, दोबारा रिपीट करता हूं बात को, इस पेंसिल को बनाने के लिए टोटल खर्चा, यानी कि इस पेंसिल को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, तो आप बोलोगे 7, 10, 10.6 मेरे ख्याल से, अगर मैंने ये सही कैलकुलेशन की हो, वरना कुछ भी 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट स्टिल, यानी कि बेसिकली मुझे ये बात तो बड़े आराम से पता होती है कि मटेरियल कितने का लगा, मुझे ये बात पता होती है डायरेक्ट लेबर कितने की लगी, ये दो बातें मुझे पता होती हैं, लेकिन मुझे क्या नहीं पता होती, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, रेंट, सैलरी। इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, इनकम स्टेटमेंट में जितने एक्सपेंसेस लिखते थे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं आगे, अब चीज को आगे समझते हैं। अब मेरा जो ओवरहेड का खर्चा आया वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये जो 3.6 कैलकुलेट करा, बड़ी मेहनत करके कैलकुलेट करा, ये 4 स्टेप्स पे गया और 4 स्टेप करने के बाद ये 3.6 आया। इसका मतलब क्या है? ये वो पैसा है जो मेरा ओवरहेड का खर्चा आ रहा है, जो मेरा क्या है, ओवरहेड का खर्चा आ रहा है। और वो कितना आ रहा है? 3.6 आ रहा है। तो जाके मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट मुझे पता लग रही है कितनी है, 10.6 है। मैंने जब ये कॉस्टिंग पढ़ाना स्टार्ट करी थी, जिस दिन लास्ट क्लास की बात है, जब मैंने तुम लोगों से बात करी थी कि मैं एक प्रोडक्ट की, एक पेंसिल बनाना चाह रहा था और इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए वो कैलकुलेट करना चाह रहा था। हाँ, अब याद करो, मैंने बोला पुरानी बातें भूलोगे, नई बात समझ नहीं आएगी। मैं क्या चाह रहा था? मैं इसकी पेंसिल की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहा था। मैं गया 10 लोगों के पास, एब्जॉर्प्शन से मिला, मार्जिनल से मिला। एब्जॉर्प्शन ने मुझे बोला भाई जो आपने क्या करना है यहाँ पे, आप इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, यानी कि फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी ऐड कर लेना। सही है? तो यहां पे मैंने क्या किया, ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैलकुलेट कर लिया। क्या? पर यूनिट। तो मुझे पता लग गया कि मैं जो ये पेंसिल बनाना चाह रहा था इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10.6 आ रही है। इसी को पता है और भी क्या क्या आ जाता है ये, और किस वजह से कॉस्ट निकाली जाती है। अब मुझे पता लग गया कि मुझे पेंसिल बनाने की जो टोटल कॉस्ट आएगी, तमाम खर्चे मिला के, डायरेक्ट मिला लूं, इनडायरेक्ट मिला लूं, इस पेंसिल को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी? 10.6। अब मैं बोलूंगा यार मैं एक काम करता हूं, मैं इसके ऊपर रखता हूं, लेट सपोज 4.4 का प्रॉफिट रख लेता हूं। मैं ऐसी ऐसी सोच रहा हूँ, ये कोई काम की बात नहीं कर रहा, ऐसी सोच रहा हूँ कि यार मैं ये पेंसिल बन रही है मेरी कितने की, 10.6 की, और मैं इसके ऊपर प्रॉफिट रख लेता हूँ कितने का, $4.4 का। तो अब अगर मुझे इस पेंसिल को मार्केट करना होगा कि ये पेंसिल वलीद भाई बेचने जा रहे हैं, तो ये वलीद भाई पेंसिल मार्केट में कितने की बेचेंगे, आप बताइए मुझे। ये मार्केट में वलीद पेंसिल कितने की बेचेगा, बताओ कितने की बेचनी चाहिए वलीद को ये पेंसिल, सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। ये सेलिंग प्राइस कोट करने के लिए और टोटल कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए मैं एब्जॉर्प्शन कर रहा हूं, ताकि मैं अपने कस्टमर को बता सकूं। कोई बंदा आएगा मुझसे बोलेगा भाई ये पेंसिल है इस टाइप की बनवानी है, कितने की बना के दोगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई हाँ यार ये मुझे पड़ेगी 10 रुपए 6 पैसे की, राइट। और मैं रखूंगा या 4 रुपए 4 पैसे रख लूंगा, लेट सपोज। तो मैं उसको पैसे बताता हूँ $15, तो मैं उसे बोलूंगा भाई हाँ ये मैं तुम्हें पेंसिल बना के दूंगा, जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी बना के दूंगा, लेकिन हर एक पेंसिल तुम्हें कितने की मिलेगी, $15 की बनेगी। लेकिन ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेंगी पहले। मैं ऐसे ही बैठे बैठे थोड़ी बता दूंगा उसको यार ऐसे 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 करके, नहीं, मैं ऐसे सोच नहीं सकता। तो मुझे ये सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और कैलकुलेशन करके मैं उसको सेलिंग प्राइस कोट करने के लायक हो जाऊंगा कि सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, राइट। अजान शुरू हो रही है, हम वेट करेंगे अजान का। मैं जब तक एक चार्जर यहाँ पे लगा लूं ताकि मेरा आईपैड भी साथ साथ चार्ज होता रहे। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का, और फिर आते हैं और फिर इसके बारे में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जब तक नहीं सीख जाओगे ना मैं उठूंगा ना आप उठोगे, तो कोई टेंशन नहीं है। सही है? अजान हो रही है, बात करते हैं।
सही है, सही है, सही। चलो भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ओ ए आर निकालने की। तो हम लोगों ने ये ओ ए आर कैलकुलेट किया था एंड ओ ए आर वॉज 15, सॉरी सॉरी सॉरी, ओ ए आर वॉज 3.6 पर मशीन आर। ये जो अभी हम लोगों ने ओ ए आर निकाला था, इसमें हम लोगों ने बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या रखा था? बजटेड एक्टिविटी लेवल हम लोगों ने यहाँ पे रखा था मशीन आवर्स। लेकिन बजटेड एक्टिविटी लेवल तो कुछ भी रख सकते हैं, लेबर आर भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ यूनिट भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। हमने क्या रखना होगा? जो सवाल के अंदर एग्जामिनर ने दिया हुआ होगा वो रखना होगा। अगर नहीं दिया हुआ हो तो क्या करना होगा वो मैं भी आगे जाके बताऊंगा। बट नॉर्मली सवाल में एग्जामिनर बोल देगा भाई मशीन आर्ट्स के ऊपर ले लीजिए, ओ ए आर कैलकुलेट कर लीजिए, बोल देगा लेबर आर पे कर लीजिए, बोलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे कर लीजिए, एंड सो फोर्थ। जिस पे बोल दे उसके ऊपर आपने बजट एक्टिविटी लेवल वो रख लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जब मेरी मशीन 1 घंटा चलती थी तो $3.6 का ओवरहेड का खर्चा आता था। 3.6 पर मशीन आर, यानी मशीन 1 घंटा चलेगी तो ये भी जो तमाम ओवरहेड्स इनका खर्चा क्या आएगा पर यूनिट, वो सॉरी पर आर कितना आ रहा होगा? लेट सपोज 3.6 का आ रहा होगा। तो ऐसी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया कि भाई ये जो मेरा अगर खर्चा इतना आ रहा है पर यूनिट, तो फिर इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम रखते हैं P1। अगेन P1 के बारे में ही बात हो रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 जो था हमारे, उसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि और कैसे ओ ए आर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो P1 के बारे में बात करते हैं। तो P1 के अंदर अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं तो कितने दिए हुए हैं? 18,000 दिए हुए हैं। एग्जामिनर बोल दे कि ओ ए आर कैलकुलेट तो करना है, बट किसकी बेसिस के ऊपर करना है? डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर करना है आपने कैलकुलेट, राइट? अब ये डायरेक्ट लेबर आर की बेसिस के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? सुनिएगा, कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है। पहले आप लेंगे ओ ए आर का फॉर्मूला। ओ ए आर, जिसको हम और भी नाम बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट, और भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो एग्जामिनर वैसे ज्यादातर ओ ए आर बोलता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, जो कि बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड कैसे निकलते हैं? वो 3 स्टेप पूरे करके फिर डिवाइड कर दिया जाता है इसको बजटेड एक्टिविटी लेवल से, जो एग्जामिनर की ख्वाहिश हो, फरमाइश हो, उसकी बेसिस के ऊपर। तो हम बोलते हैं 36,000 टोटल हमारे ओवरहेड की कॉस्ट थी, राइट? मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? लेबर आवर्स से। लेबर आवर्स कितने हैं सवाल के अंदर? 18,000 है, तो डिवाइड कर देंगे 18,000 से। तो आंसर कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताइए। $2, $2 पर लेबर आर। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये भी ओ आर कैलकुलेट हुआ, लेकिन ये किसकी बेस के ऊपर कैलकुलेट हुआ? लेबर आर की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मेरी लेबर 1 घंटा काम करती है, जब मेरी लेबर 1 घंटा काम करती है, तो जो ओवरहेड का खर्चा आता है वो कितना खर्चा आता है? $2 का खर्चा आता है। कितने का खर्चा आता है? $2 का। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर लें कि अगर 1 घंटे लेबर काम करती है तो $2 का खर्चा आता है। अगर लेबर 18,000 घंटे काम करेगी, अगर लेबर 18,000 आवर्स काम करेगी, तो फिर कितना खर्चा आना चाहिए? टोटल ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, या टोटल ओवरहेड का खर्चा कितना आना चाहिए? आप कैलकुलेट करके देखिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 18,000, तो अगेन आपके पास आंसर कितना आएगा? 36,000। ऐसे भी ओ कैलकुलेट हो सकता है। और किस तरीके से ओ कैलकुलेट किया जा सकता है? तो हम ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के बारे में ये भी खाली बातें कर रहे हैं। तो ओ कैलकुलेट करने का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स,
जो कि फर्स्ट 3 स्टेप करके आएंगे ओवरहेड एनालिसिस शीट बना के, और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा बजटेड एक्टिविटी लेवल से, जो कि सवाल के अंदर खुद एग्जामिनर बता देगा कि कौन सा एक्टिविटी लेवल लेना है। अच्छा, और कौन सा बजटेड एक्टिविटी लेवल आप ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। क्या ले सकते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कितनी है? 32,000 की है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को भी आप बजटेड एक्टिविटी लेवल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अगर इसको 32,000 से, 36,000 डिवाइडेड बाय 32,000 है, ओके, 32,000। लेकिन अब यहां पे हम लोगों ने ये OAR कैलकुलेट करा था लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर, राइट? और यहां पे हम OAR अब जो कैलकुलेट करने गए हैं, ये हम मटेरियल कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की बेसिस के ऊपर OAR कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आपसे, ये बात आपके जहनो गुमान में बैठ जानी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग OAR using any type of cost, whenever you are calculating OAR, overhead absorption rate, एंड आपका जो बजटेड एक्टिविटी लेवल है वो आप क्या रख रहे हैं? कोई भी कॉस्ट रख रहे हैं, कोई लेबर आर नहीं रख रहे, मशीन आर नहीं रख रहे, कोई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं रख रहे, बल्कि आप क्या रख रहे हैं? कॉस्ट रख रहे हैं। वेन एवर कॉस्ट को बजटेड एक्टिविटी लेवल बनाया जा रहा होगा, एट दैट टाइम याद रखिएगा आंसर हमेशा निकाला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। किसकी फॉर्म में आंसर निकलेगा? परसेंटेज की फॉर्म में आंसर निकलेगा। तो यहां पे बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। चले कैलकुलेट कीजिए, 36,000 डिवाइड बाई 32,000, 112.5, राइट? 112.5%। इसका मतलब क्या है? ये 112.5% का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने कभी सवाल के अंदर इतना देखा नहीं, मुझे आज तक वैसे सवाल में दिखा नहीं कि वो कॉस्ट के थ्रू भी OAR कैलकुलेट करवाए, बट हम 100% पढ़ के जाते हैं। कुछ भी हो, हम ऐसी तैयारी करके जाते हैं कि एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछ ले जहां हमें डिस्टिंक्शन का चांस मिल जाए। सही है, हम वो पढ़ के जाते हैं, तो हम डिस्टिंक्शन की तैयारी करके जाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे 112.5% है, यानी कि जो भी मेरे ओवरहेड की कॉस्ट आती है, जो भी मेरे ओवरहेड की कॉस्ट आती है, वो मेरी मटेरियल कॉस्ट का 112.5% होती है। 112.5% होती है। जो भी मेरी ओवरहेड का खर्चा आता है, जो भी मेरी ओवरहेड की कॉस्ट होती है, वो मेरे मटेरियल का 112.5 की परसेंटेज की फॉर्म में आता है। यानी कि अगर आप 112.5 की परसेंटेज निकालिए 32,000 से, यानी कि 32,000 आपकी मटेरियल की कॉस्ट थी, तो मटेरियल की कॉस्ट 32,000 थी, उसका 112 यानी कि 112.5% अगर आप निकालें, तो आप ओवरहेड की कॉस्ट अराइज कर जाएंगे कि आपके ओवरहेड्स कितने थे। तो आपके ओवरहेड्स कितने आ जाएंगे? 36,000 आ जाएंगे। एक तरीका ये भी है इसको कैलकुलेट करने का, बट याद रखिएगा मल्टीप्लाई बाय 100 कब करना है? जब कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी, जब कॉस्ट के थ्रू कैलकुलेशन की जाएगी, जब कॉस्ट के थ्रू OAR कैलकुलेट किया जाएगा, तब आपने परसेंटेज निकालनी है। अदर देन दैट आपने परसेंटेज नहीं निकालनी। मेरा अगला सवाल ये है, what type of cost? It can be any type of cost, it can be direct material cost, it can be direct labor cost, it can be prime cost, it can be any type of cost। अगर वो किसी भी कॉस्ट की बेसिस के ऊपर बोलते हैं, वैसे ये तीन ही टाइप, दो ही टाइप की कॉस्ट आती हैं आपके पास, एक डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होती है, एक डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है, इसके अलावा आपके पास और कोई कॉस्ट होती नहीं है, बट अगर और भी कोई कॉस्ट होती है तो उनके ऊपर भी आप निकाल सकते हैं, राइट? अच्छा भाई, अब फिर आगे बात करते हैं, तो और किस तरीके से OAR निकाला जा सकता है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेसिस के ऊपर OAR निकाला जा सकता है। अब आप फौरन से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का OAR निकाल सकते हैं। कितना है? 40,000 है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं P1 डिपार्टमेंट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेस के ऊपर रखते हुए हम क्या कर रहे हैं? OAR कैलकुलेट कर रहे हैं। हाउ OAR इज कैलकुलेटेड? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। अच्छा भाई, तो बजट प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के हैं? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 36,000 के, डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल क्या रख रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, दैट इज 40,000। इसको परसेंटेज फॉर्म के अंदर आंसर निकाल लीजिए इनटू 100। तो कितना आंसर आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए। 90% आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी मेरी लेबर की कॉस्ट आती है, उसका 90% जो होता है वो क्या होता है? मेरे ओवरहेड की कॉस्ट होती है। जो भी मेरा लेबर की कॉस्ट आती है, उसका 90% मेरे
ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है। तो इस तरीके से भी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो दिस इज इट। ये हम लोगों ने यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि भाई हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को जो भी उसकी ओवरहेड की कॉस्ट थी, उस कॉस्ट को हम कितने तरीके से ओएआर निकाल सकते थे। बोलता था वेरियस बेसिस, तो मैंने वेरियस बेसिस रख दी। एग्जामिनर के आपको सवाल में क्वेश्चन में वेरियस बेसिस देगा? नो, ही विल गिव यू ओनली वन बेस, वो कोई सी भी हो सकती है इनमें से, बट आपको पता होना चाहिए अगर कॉस्ट दे दी तो फिर परसेंटेज में आंसर निकाल लेना, और अगर मटेरियल या वो सॉरी लेबर आर या मशीन आर दे दिए तो वैसे आंसर निकाल लेना। अच्छा, अब हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है। अगर आप इसके ओवरहेड की कॉस्ट देखिए तो कितनी है? 5000 है। तो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट का अगर मुझे ओएआर कैलकुलेट करना होगा तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। लेकिन आप बताइए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के अंदर सिर्फ एक ही बजटेड एक्टिविटी लेवल गिवन है, और वो कौन सा है? यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें तो एक ही ओएआर निकल सकता है इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे इसका एक ही ओएआर निकाल लेते हैं, दैट इज 36,000 डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी 1,000। तो सॉरी ये 5,000 है, मैं 36,000 लिख दिया ऊपर, ये 5,000 है। इस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन ओवरहेड कितने आए? 5,000 आए ना, तो इसका अलग ओवरहेड निकले हैं तो अलग से इसका रेट चार्ज करेंगे। तो करिए 5,000 डिवाइड बाय ये, तो कितना आ जाएगा? $5 पर यूनिट। यानी कि जब मैं हर एक यूनिट बनाता हूं, तो मेरे ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आती है? $5 की कॉस्ट आती है। जब मैं हर एक यूनिट बनाता हूं तो मेरी कितनी कॉस्ट आती है? 5 की कॉस्ट आती है, $5 की कॉस्ट आती है। इट मींस कि अगर मैं 1,000 यूनिट बनाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5,000 के ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी। तो दिस इज इट। ये तरीका होता है हमें ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने का, ये तरीका होता है हमें ओवरहेड्स को देखने का। राइट? क्लियर है? यहां तक बात समझ आती है? सब डन है? बताओ, यहां तक क्लियर है? जो अभी तक मैंने बातें करी हैं सारी बातें क्लियर है? ओके। अब जैसे कि बच्चों ने बोला था, वैसे मैं चाह रहा था अभी 1-1.5 घंटा और मैं बैठ के तुम लोगों को जरा और सही से अभी मैं आगे लेके जाता तो तुम लोग की और सीक्वेंस बनती रहती। मैं तुम लोगों को एक छोटा सा लिंक दूंगा, वो इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता। एक टॉपिक है जो कि ओ लेवल्स में आपने पढ़ा होगा, और आपने वो टॉपिक A2 में जाके पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हाँ, उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर मैंने कॉस्ट की टाइप्स बताई हुई है, उसके अंदर मैंने कॉस्ट की एक्सप्लेनेशन करी हुई है। तो मैं उसका आपको लिंक देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों ने मुझसे ओ लेवल्स, तुम लोगों ने मुझसे ओ लेवल्स नहीं पढ़ा हुआ था, तो तुम लोग जैसा मैन्युफैक्चरिंग पढ़ के आए होगे वो मुझे पता है कि कैसा पढ़ के आए हुए होगे। तो मैं तुम लोगों को वहां पे पहले कॉस्ट की जरा डिटेल्स देता हूँ, फिर उसके बाद हम वापस यहाँ पे जब आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो तुम लोग पढ़े हुए आना, वो चीज सीखे हुए आना। तो देयरफॉर तुम लोगों को क्या हो जाएगा? तुम लोगों को फिर ये बातें समझ आना शुरू होंगी, और बेहतर तरीके से समझ आना शुरू होंगी कि ये जो कॉस्ट होती है कितनी बिखरी हुई होती है, और फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, और ये क्या होती है, वो क्या होती है। राइट? तो मैं तुम लोग को एक लिंक दूंगा, वो लिंक तुम लोगों ने खोलना है, वो लिंक तुम लोगों ने देखना है। वो पूरी वीडियो नहीं दूंगा मैं खाली आपको बोलूंगा ये जो टोटल कॉस्ट वाला पार्ट है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख ले। मैं आपको टाइम भी बता दूंगा, ग्रुप पे भी शेयर करके आपने वो देखनी होगी। वंस आप उसको देख लेते हैं तो फिर उसके बाद जब हम कल की क्लास के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने और भी बहुत सारे काम करने होंगे और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी होंगी, तो फिर उसके अंदर आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी चाह रहा था मैं वो करा दूं, अब मैं वो कल कराऊंगा तो मुझे उसमें टाइम लगेगा, और वंस उसमें टाइम लगने के बाद फिर दोबारा हमें इस टॉपिक पे आना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको भी लिंक देता हूँ और आप वो देखिए। 7 बजे बच्चों ने बोला है क्लास है, तो जाहिर सी बात है उनके दूसरे सब्जेक्ट्स के भी पेपर उन्होंने देने, तो हम लोग बस आज इतना ही रखेंगे, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल की क्लास के अंदर। मिलते हैं 9:30 से बैठेंगे, फिर 12 तक बैठेंगे, 1 तक बैठेंगे, अब ये नहीं पता, बस 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बाकी फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है। कल अगर सैटरडे है तो हो सकता है मुझे जाना है एक शादी में। सही है, वो एक हमारे रिश्तेदार हैं तो उनकी शादी है। आज मेरे ख्याल से, आज क्या है, आज आज जुम्मा है ना, पता नहीं, शायद शायद तो मैं तुम लोग को अपडेट लाजमी कर दूंगा कि उसके लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं फिर क्लास की टाइमिंग्स ग्रुप पे तुम लोगों से डिस्कस कर लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। राइट? तो उस बारे में बात कर लेंगे। ठीक है? बस मुझे अभी याद आया, तो बस वो एक चीज़ है, तो हो सकता है मैं जल्दी जाके जल्दी आ जाऊँ, बस थोड़ी देर जाऊंगा, बस आ जाऊंगा, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। हाँ, तुम तो चाहते हो मैं जाऊँ, बस जान छोड़ूं है। चलो, अल्लाह हाफिज।